इस समय हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4.12 क्वेश्चन है इस तरह से। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक बार फिर से सुनिए। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो ए के रिस्पेक्ट में क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर है, एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में क्या है, वो जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको हम, ये देखो यहाँ का और यहाँ का हमें आंसर कैलकुलेट करना है। इसके आंसर को हमको बताना है कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हिंदी में सुन लीजिए। हिंदी में इस तरह से है, अभिकारक ए एवं बी के मध्य अभिक्रिया, इसमें ए अभिकारक प्रथम कोटि और बी अभिकारक शून्य कोटि को दर्शाता है। तो इस तालिका में, इस टेबल में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट कितने, ये देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए एक्सपेरिमेंट कितना है, 1 2 3 एंड 4। आपको पता है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमको ये निकालना है, फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमको ये निकालना है, और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमको ये निकालना है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सब कुछ गिवन है। तो याद रखिए, जिसमें सब कुछ गिवन है, हम इसी में से क्या रेट कांस्टेंट के, दर स्थिरांक के को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात जरा ध्यान से सुने आप, कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ही है ना, हमको रेट गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर ही हमको रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ गिवन है। तो हम क्या करते हैं, जरा देखिए, मैं आपको बताऊं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बताऊं मैं आपको, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो आप। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं आप, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो इस तरह से देखिए। ये रेट इक्वल टू ये हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आप यहाँ पी क्यू यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा यूज़ किया। ये देखिए, ये मोस्टली क्वेश्चन में जिनमें एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 गिवन होता है, तो हम इन्हीं इस फार्मूले का ही यूज़ करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो अल्फ़ा इक्वल टू आप जो है यहाँ पर 1 रख दो, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो बी के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो ऑर्डर, यानी बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 0। ठीक है, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ये यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट और बीटा की वैल्यू यहाँ पर 0, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में आपको फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है और बी के रिस्पेक्ट में आपको 0 ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया इतना। अब आप है ना क्वेश्चन में देखिए आपको क्या निकालना है। इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, ये जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपको, यहाँ से हम सबसे पहले रेट कांस्टेंट के को डिटरमाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर बी है, ठीक है, ए को हम निकाल लेंगे अभी, और रेट कांस्टेंट, ये रेट हमको गिवन है यहाँ पर, तो के हमारे पास नहीं था, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम के निकाल लेंगे। देखो अभी समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है ना। तो इस फार्मूले से आपको पता चल गया कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 1 है और बीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ हो जाएगा रेट इक्वल टू के। अब ए की पावर में यहाँ आ जाएगा 1 और बी की पावर में आ जाएगा यहाँ पर 0, यानी ये आपकी अब मेन इक्वेशन हो गई। इसी इक्वेशन को ध्यान में रख करके आपको न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट के को निकालेंगे। अब देखिए रेट कांस्टेंट के को कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी रेट देखिए यहाँ पर 2.0 इंटू 10⁻² दे रखी है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये देखिए 2.0 इंटू 10⁻² आपने लिख दिया। के तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ए यहाँ पर देखिए 0.1 है, तो आपने 0.1 करके इसके पावर क्या कर दिया, 1 कर दिया। और आपको पता है कि जब b की पावर 0 है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब ये हट जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना भाई क्या, कि जब किसी की पावर 0 होती है तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, इसको हटा दिया हमने। तो अब हमारे पास सिर्फ इतना बचा। ठीक है, हमको के निकालना है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर ये के को यहीं रहने तो 0.1 को नीचे ले आओ। अब 2.0 है यहाँ पर, 2.0 को हम 2 लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो 2 लिख लिया। इंटू 10⁻², ऐसा कैसे आ गया। और यहाँ पर ये 0.1 है, इसको आप क्या कर सकते हो, देखो ये 0.1 है, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, तो 1/10 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर क्या आ जाएगा, -1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 10 की पावर -1 लिख दिया आपने। अब इसको इससे काट दो, काट दिया तो ऊपर क्या बचेगा, 10 की पावर -1, तो 2 इंटू 10 की पावर -1 बचा। ठीक है, अब इसको क्या आंसर में लिख सकते हो, 0.2। तो आपको के की वैल्यू पता चल गई क्या, कि के इक्वल टू कितना आ गया, 0.2 आ गया। ये देखिए, है ना भाई, 2 इंटू 10 की पावर -1 है। आप चाहो तो पावर को हटाने के बाद नीचे अपॉन में 10 लिख लो, फिर 10 का डिवाइड कर दो तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हमें रेट कांस्टेंट के तो मिल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमको सेकंड जो गिवन है, इसमें इसको फाइंड करना है। चलो इसको फाइंड करते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए अब आप देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला तो वही है जो मैंने आपसे कहा था। कौन सा, एक बार देख लीजिए, ये फार्मूला, ये रेट इक्वल टू के, ए की पावर यहाँ पर 1 और बी की पावर यहाँ पर 0। तो जब 0 पावर हो जाएगी तो इसको 1 मान लेंगे, 1 का मतलब ये हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रेट इक्वल टू के, और ए यहाँ पर ये ए की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर डियर क्या हो जाएगी, ये 1 हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, रेट देखिए कितनी है, तो रेट यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो रेट 4.0 इंटू 10⁻², ये देखिए -2। अब के की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 0.2, ये निकल गई। आपको ए फाइंड करना था, तो ए अब फाइंड हो जाएगा। ए की पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, ये तो ए ही होता है ना। अब क्या करोगे, आप ए को फाइंड करना, 0.2 को नीचे ले आओ। आपको 0.2 को नीचे लाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4.0 इंटू 10⁻² अपॉन 0.2, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये ए इस तरह से। आपको पता है पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर हो जाएगा -2। अब 0.2 का आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हो, ये लिख लिया आपने। और आपको पता है कि हम ए फाइंड कर रहे हैं इस समय। अब क्या होगा, 2 जब 4, ये 2 आ जाएगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, तो यहाँ 10 की पावर -1 बचेगा ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 2 इंटू 10 की पावर -1, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब 10 की पावर -1 है, तो यहाँ पर ए भी कितना आएगा डियर, ये देखिए ए भी आ जाएगा यहाँ पर 0.2। ये देखिए ए भी क्या आ गया डियर, यहाँ पर 0.2 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डियर, ए की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.2 आपने निकाला अभी, यहाँ पर ये 0.2 आ गया। ठीक, अब आपको थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको रेट निकालना है। ठीक है, तो चलो थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट निकालते हैं। फार्मूला तो आपको पता ही है, ये देखिए, ये रेट इक्वल टू के, ए की पावर 1, बीटा की पावर, बी की पावर 0, और जब पावर 0 तो 1 होता है, हटा दो, तो यहाँ हो जाएगा रेट इक्वल टू के, और ए की पावर क्या हो जाएगी, 1। अब आपको यहाँ पर इसकी रेट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रेट निकालना है आपको, के की वैल्यू आपको पता है, आप निकाल चुके थे पहले 0.2, ये निकाल लिया आपने। अब आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी दी है, 0.4। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो 0.4, ये आपने 0.4 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये रेट, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं डियर, हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, अब आप ध्यान से देखें, यहाँ हो जाएगा ये रेट इक्वल टू 0.2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -1, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 इंटू 10 की पावर -2, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको भाई। इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं आप, देखो ना, ये 0.2 है यहाँ पर, इंटू 0.4 है,
पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। ये पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 10, ठीक है। 4 2 जा 8, ये 8 हो गया। अब ये कितना आ गया 100 हो गया, अपॉन में 100, ये 10 की पावर 2 लिख लो इसको, ठीक है। फिर 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो 8 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ गया। तो ये आपकी क्या आ गई डियर, ये रेट आ गई। यानी आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसका आंसर क्या आ गया लिख दो, 8 इंटू 10 की पावर -2, आपका ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे डियर, है ना, फोर्थ को। तो फोर्थ में क्या निकालना है हमको, ए निकालना है। तो वापस से हम आ गए अपने उसी फार्मूले पे। ये देखिए, ये है रेट इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 0। आपको पता है इसकी पावर 0, इसलिए 1 हो जाएगा, हटा दो इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा रेट इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगी 1। अब देखिए हमको यहाँ पर ये फाइंड करना है, और आपको पता है कि यहाँ पर हमको ये गिवन है, ठीक है, रेट। तो रेट लिख लो यहाँ पर 2.0 इंटू 10 की पावर -2, तो 2.0 इंटू 10 की पावर -2 लिख लिया। आपको के की वैल्यू पता है 0.2, ए आपको निकालना है, ये आपने ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब 2.0 है, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, तो 2 लिख दो, इंटू 10 की पावर -2 लिख दिया। फिर 0.2 को इसके अपॉन में ले आओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 0.2 आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए, क्योंकि ये तो फाइंड करना है आपको। अब आप एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ 2 लिख करके 10 की पावर ऊपर 1 लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर एक काम करो, इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -1, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ इसको इससे कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, 10 की पावर -1 बचेगा, ठीक है। अब 10 की पावर -1 बचा है, तो इसको 1/10 भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं 1/10, ठीक है, 1/10। इसको और सॉल्व करो तो क्या आएगा 0.1, तो यहाँ पर ए जो आएगा वो 0.1 आ गया। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 0.1 आप लिख सकते हो। तो आपने देखा डियर कि ये क्वेश्चन कितनी इजी तरीके से सॉल्व हो चुका है। जो भी फिल इन द ब्लैंक थे वो आपने भर दिए हैं। देखो ये भी निकाल लिया आपने, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आपको आ गया, ठीक है। इस समय हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.26। देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन के इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स। फिर ये ई की पावर में है -28,000 K/T। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हमको ये के गिवन है, ठीक है, और ई की पावर में -28,000 K/T ये दिया हुआ है, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमको इतनी गिवन है, और हमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। हिंदी में सुने, हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, और इसमें संकरण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, संकरण ऊर्जा की गणना कीजिए, और आपको रेट कांस्टेंट के, दर स्थिरांक के का मान आपको इतना दिया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी है, ये एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है इसका बहुत इजी है। अब देखिए मैं बताऊँ आपको कैसे। आप सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको रेट कांस्टेंट के को ऐसा कैसे लिख लो, के इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट लगा दो। फिर ई एक्सपोनेंशियल है, ये ई की पावर में है 28,000 यानी 28,000 K। फिर इसके अपॉन में है ये टी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आप याद करिए, आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है स्टार्टिंग में वो क्या है, जो आर्हीनियस ने दिया था, के इक्वल टू वो था ऐसे ए डॉट ई की पावर -EA/RT। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, और आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपेयर द इक्वेशन 1 and 2। ये देखो दोनों कंपेरिजन कर रहे हैं। देखिए इस के की जगह पर ये है तो के को के से हटा दो। अब ये जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं आरहीनेस कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति घटक। ठीक है ना। तो ये जो है इसकी वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी है। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है। ठीक है, तो इस ए की जगह पर जब आप ये रखोगे और ये भी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, तो ये भी हट जाएंगे। अब सिर्फ यहाँ बचेगा क्या, माइनस ई अपॉन आर टी, और यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर ये देखिए -2800 के अपॉन टी। माइनस से माइनस भी आप कैंसिल कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, और नहीं तो आप लिख सकते हो, देखो अगर कंपैरिजन करने के बाद यहाँ क्या बचेगा, कंपैरिजन करने के बाद जो यहाँ पर बचेगा वो बचेगा इतना, देखो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये देखो लिख दिया मैंने -EA, ठीक है, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा RT इक्वल टू, और इसकी पावर में देखिए इधर कितना है, -28000, ये K/T, ये देखिए इतना आ गया। ये यहीं का ही दिया हमने, इसका इतना पोर्शन और इसका इतना पोर्शन। आप माइनस से माइनस भी हटा सकते थे, नहीं हटाया तो हमने यहाँ हटा देंगे। देखो ये माइनस से माइनस हमने हटा दिया, और इस टी को हमने इस टी से यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ बचेगा EA, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा यहाँ पर R, ये गैस कांस्टेंट, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 28000, ये देखिए K। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ जो वैल्यू बची है 2800 K, ठीक है, और यहाँ पर डियर क्या है, ये R है। तो R को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है। तो R को कहाँ ले जाएंगे हम, इसके पास, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा EA इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 28000, ये K, और R की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8.3143 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये देखिए, है ना। तो ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये वैल्यू क्या है, अगर आप इसको देखें यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ रही है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपको पता है ये केल्विन है यहाँ पर, और ये क्या है, केल्विन इनवर्स है। आप चाहो तो दोनों को हटा दो यहाँ से, ये केल्विन और केल्विन इनवर्स हट जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस 8.3143 का मल्टीप्लाई करो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो किस में आएगी डियर, जूल मोल इनवर्स में आएगी। किस में आएगी, जूल मोल इनवर्स में। अब आप जब इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इसकी एक्चुअल वैल्यू जो आएगी वो आएगी इतनी, देखिए यहाँ पर आएगी 232800.4। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आएगी, और ये आएगी जूल मोल इनवर्स में। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको वैल्यू बता देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए 2328004.4 जूल मोल इनवर्स। देखिए जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2328004 जूल मोल इनवर्स। और आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, किलो जूल मोल इनवर्स में होती है। तो आप क्या कराओगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आप 1000 डिवाइड करोगे तो पॉइंट उठकर कहाँ आ जाएगा, 1 2 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 1000 से जब आप इसको डिवाइड करोगे डियर, किसको, इसको, ये 1000 डिवाइड करोगे तो वैल्यू किस में आएगी डियर, किलो जूल में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं EA इक्वल टू, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 232.8, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स। ये इसका क्या आ जाएगा, एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इसका आंसर क्या आ गया, 232.8 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपने देखा कि ये क्वेश्चन इजी होता है, और ये क्वेश्चन कैसे किया ये भी आपको आइडिया लग गया। ठीक है, और ये इजी होने की वजह से एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है।
ठीक है, चलिए इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 इज 5730 ईयर। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेंड would had only 80% the C14 found in a living tree. Estimate the age of the sample. एक बार फिर से सुनिए। हाफ लाइफ पीरियड फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 इज 5730 ईयर. An archaeological artifact contained would had only 80% the C14 found in a living tree. Estimate the एज ऑफ द सैंपल। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले समझाऊं, फिर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट को समझाऊंगा। तो पहले आप लोग देखें। डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी। क्या है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उनको एक ऐसी ट्री का एक आर्टिफैक्ट मिला है, ठीक है, जिसमें C14 की एक्टिविटी 80% है। मतलब इसकी जो एक्टिविटी इस समय हमको कितनी मिली है, 80% मिली है। तो इनिशियल स्टेज में नेचुरली कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है। और उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है 5730 ईयर है। तो हमको ये बताना है कि वो जो एक सैंपल है उसकी एज कितनी होगी, यानी वो कितने पुराना, यानी कितना ओल्ड वो आर्टिकल है, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं आपको एक बार और। देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देखें, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए C14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% C14 की मात्रा है, तो नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, पुरातत्व विभाग को एक ऐसी कलाकृति मिली है, एक ऐसी लकड़ी मिली है जिसमें कार्बन 14 की क्रियाशीलता, कार्बन 14 की जो सक्रियता है वो इस समय 80% पाई गई है, ठीक है। और उसका अर्धायु काल 5730 वर्ष है, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये जो नमूना है इसकी एज क्या होगी, इस नमूने की आयु क्या होगी। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट मोमेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊं ये किस तरह से होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं, एक मिनट। यहां पर इस क्वेश्चन को आप या तो इस फार्मूले से कर सकते हैं। देखिए ये T = 2.303 अपॉन के लॉग A/A-x, इस फार्मूले से कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला पसंद नहीं है तो आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। T = 2.303, ये देखिए अपॉन के लॉग, यहाँ हो जाएगा A0/A, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पर इसकी जगह मैंने ये रख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि इस क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि हम x की जगह वैल्यू पुट करना है या फिर a-s की जगह पूरी वैल्यू पुट करना है। कभी कभी आपने देखा होगा, वही चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ कि हम इस a की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, या किसी में से सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू पुट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या कि ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे संख्यात्मक प्रश्न जिसमें कंपैरिजन होता है, जिसमें तुलना होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस a की जगह पर यानी इस a-x की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। और जहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता है, तुलना नहीं होती है, वहाँ हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। बस अब ये बहुत जल्दी इजी हो जाएगा आपके लिए। इस क्वेश्चन को हम क्लियर कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको t निकालना है। t निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए,
रेट कांस्टेंट होना चाहिए। तो के की वैल्यू तो आपके पास में है ही नहीं, आपके पास तो सिर्फ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है। तो आपको पता है कि जब भी आपको हाफ लाइफ पीरियड गिवन होता है तो रेट कांस्टेंट के को हम किस फार्मूले से निकालते हैं, ये देखिए डियर, इससे निकालते हैं। ये के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी एंड हाफ। ठीक है, आप 0.693 में टी एंड हाफ का डिवाइड कर दोगे तो आपको के मिलेगा, उस के को आप यहाँ रख दीजिए तो आपको टी मिल जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि a और a माइनस एक्स, तो मैंने आपसे कहा जब भी आपको परसेंट में वैल्यू मिले तो a की जगह पर आपको 100 रखना है। और यहाँ पर कंपैरिजन ये हो रहा है कि जो ओल्ड सैंपल है उसकी एक्टिविटी इस समय, ठीक है, कितनी मिली है हमको, 80%। तो किसके कंपैरिजन में, उसके इनिशियल स्टेज के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है कि इनिशियल स्टेज में उसकी एक्टिविटी 100% थी, तो इस समय कितनी मिली, 80%। तो हम a माइनस एस की जगह पर डायरेक्ट 80 रख सकते हैं, यानी a की जगह पर हम डायरेक्ट 80 रख सकते हैं, और a की जगह पर यानी इस a0 की जगह पर हम 100 रख सकते हैं। तो देखिए अब ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, हुआ ना डियर, कितना इजी हो गया। चलो अब आपको इसको पूरी तरह से सॉल्व करा देते हैं। देखिए डियर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको k निकालना है। ये देखिए, तो k इक्वल टू 0.693, आपको उसने हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है, ये देखिए 5730 ईयर। तो यहाँ रख दीजिए, आप यहाँ रखेंगे आप 5730 ईयर, ये देखिए ईयर है। तो नेचुरल है के की वैल्यू काय में आएगी, ईयर इनवर्स में। तो जब 0.693 में आप 5730 ईयर का डिवाइड करोगे, यानी 0.693 में 5730 का जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इतना, ये देखिए 1.209 इंटू 10⁻⁻⁴ ईयर इनवर्स। ये देखिए, क्योंकि यहाँ ईयर ऊपर जाएगा तो ईयर इनवर्स, बाकी वैल्यू आपको इतनी मिलेगी, कितनी, 1.209 इंटू 10⁻⁴ ईयर इनवर्स। तो डियर ये आपको के मिल चुका है। अब आपको पता है टी फाइंड करना है, तो टी के लिए फार्मूला तो आप जानते ही हैं, ये देखिए टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग। अब आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए a0 अपॉन a, ये लिख दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या क्या आपको निकालना है। तो पहले a0 तो आपको पता है 100 है, ठीक है, a आपको पता है कितना दिया है, 80, ठीक है, और k की वैल्यू अभी आपने निकाली 1.209 इंटू 10⁻⁴, ये देखिए ईयर इनवर्स। और t क्या करना है, फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क, या पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं, ले ली t इक्वल टू 2.303 अपॉन k की जगह पर ये आ जाएगा 1.209 इंटू 10⁻⁴ ईयर इनवर्स। ठीक है, ऊपर आ जाएगा लॉग 100 अपॉन 80, ये आ जाएगा। इसको काट दो आप, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। ठीक है, और भी सिंपल कर सकते हैं लेकिन कोई टेंशन नहीं है, इतना ही रहने दो। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा log m अपॉन n। ठीक है, log m अपॉन n का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, हम 2 से भी ब्रेक कर सकते हैं लेकिन रहने दो, मैं इसी से सॉल्व कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.209 इंटू 10⁻⁴ ईयर इनवर्स, ये आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये log 10 माइनस log 8, ये देखिए, है ना, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये देखिए t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.209 इंटू 10⁻⁴, ये देखिए मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ यहाँ पर, ये ईयर इनवर्स। अब log 10 की वैल्यू डियर 1 होती है, log 8 की वैल्यू आपको पता है 0.9031, ये देखिए डियर 0.9031 ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप इस वैल्यू को 0.9031 को 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा इतना, देख कितना, 0.0969, ये इतना मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, ये t इक्वल टू 2.303, ठीक है, इनटू, अब अपॉन में पूरे में लिख लो कितना, 1.209, ठीक है, इंटू 10⁻⁴। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ, यह मिलेगा हमको 0.2231607,
0.223167, ये आपको इतना मिलेगा। और नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या था, 1.209 इंटू 10⁻⁻⁴ था। अब क्या होगा कि जब हम इतनी वैल्यू में इसके अंदर 1.209 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको रहने दो, इसी का डिवाइड कर दो पहले, तो डिवाइड करने पर हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा इतना 0.1845, ये इतना मिलेगा। अपॉन में क्या रहेगा, 10⁻⁻⁴ ये रहेगा। जैसे ही 10⁻⁻⁴ है, आपको पता है, इसको ऊपर ले जाओ तो 0.1845, इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है, आप इसको नीचे ले आओ, पॉइंट हटा के नीचे लाओ, ये नीचे ले आए, ये भी 4 हो गया, इससे इसको उड़ा दो, काट दिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1845 ईयर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आंसर आ गया डियर, 1845 ईयर, ये देखिए वर्ष, इतना आपका आंसर आ चुका है। तो मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बस इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि कब कंपैरिजन है और कब कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, अगर कंपैरिजन है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, कंपैरिजन नहीं है तो उसको सब्ट्रैक्ट यानी घटा कर आपको वैल्यू पुट करना है, बस। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।